आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। आवाज़ द वॉइस में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ शोबाजात से उन अशख़ास से बात करें जिनका कंट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर से यहाँ कश्मीर में जितने भी फ़नून हैं उनमें हम अक्सर हमारी ये कोशिश रहती है कि उनके साथ हम गुफ्तगू करें, उनके सफ़र के बारे में, उनके प्रोफेशनल सफ़र के बारे में बात करें। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ धनंजय कौल है, जो एक मायानाज गुलकार है। बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग कश्मीरी म्यूजिक नॉट जस्ट लोकली बट ग्लोबली एज वेल। धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात शुक्रिया। करने के लिए। थैंक यू। आपके सफ़र की अगर बात करें तो ये सेंट्रल कश्मीर से स्टार्ट होता है और फिर आप दिल्ली में और दिल्ली से बाहर ममालिक में आपने कंट्रीब्यूट किया कश्मीरी म्यूज़िक को और इसको प्रोजेक्ट भी किया। तो कहाँ से आप अपने सफ़र का जो ये है ये स्टार्ट करेंगे? मेरी पैदाइश मानसबत सफ़ापुर में हुई, जो गांव है, गाँव है। और मैं चाहता हूँ वो गांव ही रहे, हाँ, अर्बनाइजेशन ना हो वहाँ। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और मेरे वालिद साहब शांति कौल के नाम से मशहूर थे। बिल्कुल। शांति चैतन्य उनका स्पिरिचुअल नाम था। तो उनकी शख्सियत के बारे में तो मैं इस वक्त ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो एक साधु, एक दरवेश तबीयत इंसान थे। तो उनकी तरबियत मिली बचपन में और तब से सफ़र शुरू हुआ। फिर बहुत उस्तादों से और गुरुओं से सीखा, लेकिन जो सफ़ापुर के घर में जो मुझे बचपन में जिस माहौल में मैं पला बड़ा, तो वही फिर आगे चलकर से मुझे आगे का रास्ता मिला। तो आपको म्यूज़िक ही करना था पहले से? तो पहले ये था कि मौसीकी में ही रहना था कि? मैं एकेडमिक्स में गुड था, अच्छा था। आई वाज गुड इन एकेडमिक्स। और लेकिन जब मैं 8th 9th में आया तो आई रियलाइज्ड दैट आई डिडंट लाइक मैथमेटिक्स। अच्छा। मैथमेटिक्स लाइक मोस्ट ऑफ अस मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया। और तो 10th में मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए, मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी। सो आई वांटेड टू परस्यू मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड वांटेड टू बिकम डॉक्टर, और फिर मैं गायकी की दुनिया में भी कुछ करूं। लेकिन फिर 11th में उसके बाद में मेरा जहन उसमें नहीं लगा। फिर साइंस में मैंने फिर वो छोड़ दिए, सब्जेक्ट्स चेंज किए। और फिर ये उस वक्त में आई थिंक आई वाज इन 9th या 10th में था मैं। तो तब जिनसे मुझे कुछ वक्त के लिए तरबियत लेने का मौका मिला, वो कश्मीर आई थी। फिल्म स्टार गोविंदा जी की मदर आई थी, और उनको हमारे भजन सोपुरी जी साहब, पंडित भजन सोपुरी जी, और मेरे वालिद साहब, इन्होंने वो भी इस वक्त यहीं थे, तो उनको बुलाया था यहाँ कश्मीर। तो चूँकि भजन जी से मैं बहुत, उनसे मुझे तरबियत मिली बचपन से। और लेकिन मैं जो मेरे जहन पे जो असर था वो पटियाला घराना और शाम चौरासी घराने की गायकी जो है उसका असर था। अब और मैं बचपन से ठुमरी और गज़ल ही गाता था। मेरा कश्मीरी गाना एक अलग तरह का गाना था, बिल्कुल, क्योंकि मेरा जहन कुछ अलग तरह का था। तो फिर निर्मला अरुण जी, जो गोविंदा की जो मदर थी, वो बहुत बड़ी गायिका थी, तो वो मेरे वालिद साहब को भाई मानती थी। तो जब वो हमारे घर आई सफ़ापुर, तो 3 दिन वहाँ रही, तो दैट चेंज्ड द होल डेस्टिनी। I became conscious. In fact, I realized that this is what I want to do. वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो उसी के बाद आपने स्टार्ट किया कि नहीं? फिर रियाज, हाँ, फिर बहुत रियाज किया, और फिर लंबा सफ़र है। और वालिद साहब के अलावा यहाँ कश्मीर में आप किन से सीखते थे? मैंने कहा कि पंडित भजन सोपुरी जी, बहुत बड़ी चेतना थी वो। आई मीन
such a towering personality as a classical musician and as a composer. तो मैंने तो मतलब उनकी सोहबत में मेरा वो मेरे वालिद साहब और they were like brothers. तो it's such an intellectual, such a genius. तो उनकी सोहबत में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं चूंकि इस पे आने वाला था कि जब आपके कश्मीरी गानों की बात करें तो एक अलग नवियत की, अलग तरीके की और अलग टेक्सचर का म्यूज़िक है। तो नॉर्मली आप जो कंपोजिशन सुनते हैं कश्मीरी की, तो एक गाना ऐसा है जो बगिया नाज, तो बहुत चला है रेडियो पे। तो क्यों लगता है आपको कि उतना एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी था वो उस ऑडियंस के लिए जो जिनका एक तबीयत बना था कोई पर्टिकुलर गाना सुनने का? जी, जब ये गाना हुआ 93 में, तो भजन जी ने मुझे बुलाया घर दिल्ली में। तो वो उसको कंपोज कर रहे थे। तो ये नादिम साहब की नज़्म है, ये फ्री वर्स है। तो फ्री वर्स को ताल में लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने इसका एक ढांचा बनाया और मैंने वो सिरफोर्ड ऑडिटोरियम में गाया 1993 वर्ल्ड कश्मीरी कॉन्फ्रेंस में। फिर एक एंथम जैसा बना, मैंने करीब 100-200 कॉन्सर्ट्स में इसको गाया होगा। लोग मानते ही नहीं थे। मैं एवेन्यू थिएटर में गाता था, हाउसफुल कॉन्सर्ट्स होते थे एंड पीपल वुड क्राई, क्योंकि वो दुख जो ताज़ा था। और अभी भी अमेरिका, यूरोप, जहाँ मैं जाता हूँ, इसके बगैर लोग उसको सुनना चाहते हैं। और वो उसको गाना मुश्किल था, क्योंकि वो उसके जो मीटर हैं वो अलग अलग, और नादिम साहब के जो अल्फाज हैं। तो अब उस नवियत का, उस दौर का एक रिजल्टमेंट था जो इस पोएट्री में आपको साफ तौर से दिखता है। हमें पता है कि इस वक्त आपका गला जो है मैं बिल्कुल स्टेशन में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुनने वालों से तो माजरत चाहता हूँ कि मेरा गला ख़राब है आजकल, और दुआ करें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। इसलिए मैं उसको गा तो नहीं सकता, लेकिन वो जिस राग में वो उनने बनाया था, वो चारों के राग है। सा म ग प म ध प म प ग म रे नि रे सा बुग्यावन असु नगम का। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली। मैंने कहा मैं जब गाऊंगा तो मैं इसमें कुछ न कुछ जोड़ता रहूँगा। तो मैं इसमें फिर आप अलग अलग सुर, बुग्यावन असु नगम का म ध म प ग म रे ग म प ग म रे नि रे म म ध प म ग म प ग म रे नि रे सा बुग्यावन असु नगम का बुग्यावन असु नगम का। गुलंत बुलबुलंत सुम्बुलंत मसवलन उदय कुमार होत तुम्हार मोत मधुर मधुर सुनगर होत सुनगम का बुग्यावन अस नगम का बुग्यावन अस नगम का अस नगम का। तो इसको फिर मैं जैसे जैसे मैं गाता गया तो उसमें बनता गया। कश्मीरी मौसीकी के इस सफ़र में हमने बहुत देखा कि ट्रेनिंग की बात हो रही थी, रियाजत की बात हो रही थी। तो ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है किसी भी गुलकार के लिए, किसी भी फनकार के लिए, किसी भी बजाने वाले के लिए। और चूँकि अब ऐसा दौर आया जब आपके मास्टर्स जो थे वो यहाँ से चले गए, खिला पैदा हो गया। तो इस समझ में आपके कितने ऐसे फनकार आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं अब तो स्टैंडर्ड नहीं है, इनकी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है? मैं ये 10 साल से ही कह रहा हूँ, हमारी पूरी कश्मीरी समाज के लिए, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों कम्युनिटीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में 2 मेन फॉर्मेट्स हैं म्यूज़िक के। एक वेस्टर्न म्यूज़िक है फॉर्मेट और एक इंडियन म्यूज़िक फॉर्मेट है। तो इंडियन म्यूज़िक फॉर्मेट को अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इस रीजन में ये है।
तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, जिसको हम मौसीकी की ज़बान में उसको हम स्वर ज्ञान या सुर ज्ञान बोलते हैं, ये सरगम जो है उसकी जगह आपके जहन में बने, सुर की जगह, तो उसके लिए उस्ताद के पास जाना है और फिर रियाजत करनी है कि सुर को पहचानने का जो हुनर है और जो सफ़र है, जब तक न वो आप करेंगे। और कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर से जितने हमारे यहाँ यंगस्टर्स हैं, एक तो उनको सुर और लय उस्ताद से सीखना है, सही बात है, कि जो वो गा रहे हैं उसके सुर क्या हैं, राग और ये सब बाद की बात है। आम लड़कों को लगता है कि क्लासिकल सीखना मतलब राग सीखना, राग तो बहुत बाद की बात है। पहले आपने, क्योंकि जो हिंदुस्तानी संगीत जो है ये एक पूरा परफेक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सही बात है। इट्स लाइक फिजिक्स, इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो पहले आपको जो मौसीकी का यूनिट है सुर, पहले उसको सीखना है, और उसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से ज़बान। जब तक कश्मीर के हमारे यंगस्टर्स, वो टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं हमारे, जब तक ये उर्दू और हिंदी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उर्दू और हिंदी बोथ आर सिस्टर लैंग्वेजेस, तो तलफ़्फ़ुज़ और एक्सेंट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। When you move out and you are talking to people in Delhi or in Mumbai or singing, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा कि आप कश्मीरी हैं इसलिए आपको, तो मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी हर्डल है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी रुकावट है। आप उर्दू में गा रहे हो, लग रहा है कि कश्मीरी में गा रहे हैं। ये हमारे फनकारों के लिए, जो हमारे अदाकार हैं, उन अदाकारों के लिए भी ये रुकावट बनता है, और हमारे गुलकारों के लिए। तो इसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जैसे अलिफ, वाव और रे, इसको मेरा कश्मीरी बच्चा और बोलेगा, जबकि और है, और उसको पता लगेगा हिंदी से कि उसमें डबल मात्रा है, क्योंकि उर्दू में आप वाव पे ज़बर नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैं ज़ोर देता हूँ कि उर्दू और हिंदी जब आप एक साथ में पढ़ेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़ और आपका लहजा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो जब ये पहले की ट्रेनिंग्स होती थी, उसमें एक तरीके से आपके वालिद साहब होते थे, वो आपको बोलते थे क्या है इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मना है करना, और साथ में आप मौसीकी की तरबियत भी लेते थे। तो अब जबकि वो चीज़ नहीं है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। Now people go on YouTube, they search something, they imitate it, or maybe they learn it, they sing it, then they believe कि ठीक है बस अब हो गया, हमारा काम हो गया, हमने सीख लिया। तो ये कितना लीथल है आर्ट में? ये तो एक टेम्परेरी फेज है। जैसे एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था that please come out of these computer labs and experience the real life, true life, कि आपका बच्चा यहाँ इस घास पे खेलेगा तो उसको एक नेचर के साथ उसका एक कनेक्ट बनेगा। So same thing applies to these people who are trying to learn from YouTube and YouTubers, as they call them. ये एक टेम्परेरी फेज है, इससे कुछ नहीं होगा जब तक ना ये जो तालीम सीना ब सीना चलती है, आमने सामने बैठकर। जिन लोगों ने कुछ दुनिया को कुछ दिया है, उन्होंने उस्तादों के पास बैठकर सीखा है। आज भी अगर बात करें कि हमारे यहाँ बहुत सारे बजाने वाले हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, अभी बहुत बजाने वाले नहीं आ रहे हैं। आपसे गुफ्तगू हुई थी और आपने भी कहा कि बजाने से सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो इंस्ट्रूमेंट बनाता कौन है, उसको क्या उस इंस्ट्रूमेंट बनाने की उसकी नॉलेज है जी। तो क्या लगता है आपको, जो अभी आप म्यूज़िक सुनते हैं कश्मीर में, जो कश्मीर में इस वक्त बन रहा है, जितनी भी कंपोजिशंस आ रही है, तो उनको आप एज अ मास्टर, एज एन एनालिस्ट, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत मतलब मेरे दिल में उनके लिए बहुत ऊंचा मकाम है। जो हमारा फोक संगीत है कश्मीर में, जो पॉपुलर फोक है, जिसको आप छाकर कहें जी। एक तो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्मेट है, सूफियाना मौसीकी, उसकी बात हम इस वक्त नहीं करेंगे
कि उसमें कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं उस संगीत को। लेकिन जो हमारा पॉपुलर फोक संगीत है जिसको छकरी बोलते हैं, उसके जितने भी करने वाले हैं उनके लिए मेरा हमेशा उनको सलाम। मैं हैरान रह जाता हूँ कि क्या ये अल्लाह की क्या रहमत है उसकी कि कैसे ये लोग बिना किसी तरबियत के जैसे रबा बजा रहे हैं। हाँ, पूरी ज़िंदगी लग जाती है ऐसा साज सीखने में। सही बात है। ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। तो अगर उनको तरबियत मिले, मतलब उस्ताद हों, और इंस्ट्रूमेंट जो साज है उस साज जो बनाते हैं उनको ट्रेनिंग मिले कि ये साज कैसे बनाना है, तो हमारा जो छकरी का जो फॉर्मेट है जिसमें गायकी के और संगीत के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें आलाप भी है, उसमें विलंबित भी है, उसमें द्रुत भी है, उसमें ख्याल भी है, और जो उसका गुलूकार है अगर उसमें काबिलियत हो तो उसको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। मेरी खुद बड़ी ख्वाहिश है कि मैं छकरी बैंड्स के साथ गाऊं। अच्छा, अभी तक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जब आप छकरी में सुर लगाएंगे उस सुर में यूनिवर्सल एक अपील हो। और एंड एट द सेम टाइम उसमें एक कश्मीरियत भी होगी, लेकिन जब सुर की बात आती है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं सुनता हूँ, मेरे साथ कई लोगों ने बजाया एज इंडिविजुअली। एक बार मंजूर अहमद शाह ने हमारे एक प्रोजेक्ट में मेरे साथ गाया और उन्हें सारंगी बजाई। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है अकनंदन की। अच्छा, इट्स ऑन यूट्यूब। क्या बजाया उसने, मैं हैरान हो गया कि यार अरे मंजूर भाई, इतनी खूबसूरत। वो काफ़ी राग में था, वो जो उन्होंने सुर उसमें लगाए सारंगी पे। अच्छा, इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग सब उसकी। तो आई थिंक मुझे लगता है, मेरा भी ये मानना है कि हमारे जो फोक आर्टिस्ट है बहुत अंडररेटेड है, तो हम उनको बहुत अंडररेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जबकि अगर हम कुछ कंपोजिशंस या कुछ ऐसे गुलकारों को देखें, उनका काम देखें तो बहुत उम्दा है। तो उसमें क्या और करने की जरूरत है? मुझे ये ज़बरदस्त शिकायत है कश्मीरी समाज और कश्मीर की जो सरकार होती है, कोई भी, ऑल कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स, दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं। उनको कभी भी वो रुतबा, मैं गुजरात में बहुत परफॉर्म करता हूँ, गुजरात में जो फनकार हैं वहाँ, उनको जो इज्जत दी जाती है तभी वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमारे जो फोक आर्टिस्ट हैं यहाँ, उनको गुलमर्ग में बर्फ़ होती है, सातरंड उस दरी बिछाते हैं, हम बैठ के गाओ। जब तक कश्मीरी कौम अपने फनकारों को इज्जत नहीं देगा, उनको वो मकाम नहीं देगा, तब तक दुनिया हमारी इज्जत नहीं करेगी। बिल्कुल, आपने दुनिया की बात करी, दुनिया की बात करेंगे हम ग्लोबल लेवल पे। आपने म्यूज़िक को या अपने कश्मीरी म्यूज़िक को, क्योंकि आप बहुत सफ़र भी करते हैं, यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू रिप्रेजेंट योर म्यूज़िक, तो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। जी, शुक्रिया। धनंजय जी, आपने जब दुनिया की बात की, ग्लोबल लेवल पे अपने म्यूज़िक को, यानी कि ख़ास तौर से कश्मीरी म्यूज़िक की बात की, तो क्या लगता है आपको कि एक्सेप्टेंस है कश्मीरी म्यूज़िक को ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल लेवल पे? जी, एक्सेप्टेंस तो नहीं है, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोल सकता अभी, लेकिन मैंने वही जो बात की मुख्तसरन की, जब तक ना हमारे संगीत में सुर के लगाव को लेकर एक यूनिवर्सल अप्रोच जब तक ना हो उसमें, तब तक दूसरी जगह लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब मौसीकी हमारी कश्मीरी है, कश्मीरी रंग की, मगर वी कैन नॉट कॉल इट कशुर ग्यावन। कश्मीरी मौसीकी है, और ग्यावन कैन नॉट बी कशुर। गॉट मी पॉइंट? बिल्कुल, जैसे आ है, इट हैज टू कम टू दैट लेवल। जैसे आ
ये आ, इस आ को आप कश्मीरी नहीं बना सकते। वाह, ये वाह या आ ही नहीं हो सकता है। हाँ, आ जो है आ ही रहेगा। सही बात तो तब हमारी एक्सेप्टेंस, ये मेरा मिशन है, मैंने यही किया। उर्दू में आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, आपने उर्दू में बहुत सारी गज़लें गाई, तो कोई ऐसी गज़ल जो हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा बहुत गुनगुनाएंगे? हाँ, मैं गाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे इन दिनों, तो इसलिए उसमें उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। तो तो ये वो मुश्किल है, ठीक है। आपका आखिर पे मेरा ये सवाल है कि क्या करना चाहिए यहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट को, यहाँ के समाज को, सो दैट कि ये जो आर्ट है इसको ऊपर लेवल पे लिया जाए? जैसे मैंने कहा कि यहाँ की सरकार जब तक न वो इज़्ज़त और वो डिग्निटी फ़नकारों को अता करे, उसमें ये ज़िम्मेदारी फ़नकारों पे भी लाजमी है कि वो अपनी सेल्फ डिग्निटी बनाएं। चाहे 2 दिन फाका कशी भी करनी पड़े, लेकिन अपनी डिग्निटी को न छोड़े। और जो सरकारें होती हैं यहाँ, जो भी इस तरह के इदारे होते हैं, एकेडमीज होती हैं, वो जब तक न उस मॉडल पे काम करेंगे, जैसे गुजरात में, जैसे राजस्थान में, जैसे पंजाब में, तो तब तक बात नहीं बनेगी। अभी कोशराग एक बहुत बड़ा इवेंट कर रही है, और कोशराग पे आप क्या लगता है कि क्या काम, कैसा काम हो रहा है? कोशराग ने ये इनिशिएटिव लिया, अरविंद मटू जी ने जब इसको कंसीव किया, उस वक्त मैं उनके साथ ही था फ्लोरिडा में। अच्छा, हम इकट्ठे थे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इसमें अभी तो शुरुआत है, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट, सफ़र है। और मेरी हम सब की बेस्ट विशेज़ है कि ये इसमें कामयाब हो। कश्मीरी जो कश्मीरी म्यूज़िक है, कश्मीर का म्यूज़िक जो है, और हमारा जो कल्चरल इथॉस है, वो आगे बढ़े और उसको प्रिजर्व हो, और उसको वो प्रोपेगेट हो। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि आगे ये बढ़ता रहे और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो रहबरी है वो बनी रहेगी। थैंक यू।